चलिए पॉलिटी संविधान की विकास यात्रा में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। बढ़ें? पक्का? हम फंडामेंटल राइट्स कर रहे हैं, मौलिक अधिकार। उसमें हमने आर्टिकल 16 तक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराया। प्रीलिम्स हो या मेंस या इंटरव्यू, कोई भी क्वेश्चन कर देंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। क्योंकि आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं, आप ऑफिसर बनने के लिए पढ़ रहे हैं। आप ऑफिसर के बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए पढ़ रहे हैं। एबल एडमिनिस्ट्रेटर वही होगा जो वाइज मैन होगा। मैन में वुमेन भी है ही। एबल एडमिनिस्ट्रेटर वही होगा जो वाइज वुमेन होगी। ओके, और आपको वाइज बनाने के लिए जो जरूरी था वो मैंने डाल दिया। ठीक है। आर्टिकल 17 क्या बात करता है? एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। लेकिन कभी ध्यान से देखा कि अनटचेबिलिटी मैंने कैसे लिखा है? इन्वर्टेड कॉमास भी मैंने डाले हैं, है ना। तो ये ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये पहले नहीं समझ आया सुप्रीम कोर्ट को, धीरे धीरे समझ आया। देश को भी धीरे धीरे समझ आया कि इसका क्या मीनिंग था, इसका तो कोई मीनिंग होगा। तो देखिए, सभी कंट्रीज़ किसी न किसी दौर में कुछ प्रथाओं से गुजरी, कुछ ईविल प्रैक्टिसेस से गुजरी। जैसे कि स्लेवरी रही पूरी दुनिया में, आपने देखी भी होगी। स्लेवरी का एंड हुआ फाइनली 1843, आपने पढ़ा 1833 के चार्टर एक्ट में उसको ख़त्म किया गया और 1843 में फिर वो एंड ही कर दी गई, एबोलिश। तो अब कुल मिलाकर के इसी तरह से इंडिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम अनटचेबिलिटी का था, छुआछूत का सिस्टम एग्जिस्ट करता था। और ख़ास तौर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से वर्णित उस समाज में जो सबसे निचले रैंक पर फॉल कर रहे हैं, जिन्हें आप शूद्र कह करके पुकार रहे हैं, वो शूद्र समाज में भी एक समाज आपने इस तरह का एग्जिस्ट कराया था जिसे आप अनटचेबल्स कहते थे। अनटचेबल, उनकी परछाई आप पर पड़ जाए तो आप खुद को दूषित मानते थे, पापी हो जाते थे। वो यदि गांव में एंट्री ले लें तो उन्हें डंडा, छड़ी खड़काते हुए आना पड़ता था ताकि आप सबको पहले से पता लग जाए कि वो आ रहे हैं। दक्षिण भारत के बहुत से मंदिरों के द्वार को जाते हुए रास्ते उनके लिए बैन थे कि वो उन रास्तों पर कभी चल नहीं सकते, मंदिर के आसपास से गुजर नहीं सकते। जिन चीज़ों को छू लें उन्हें गंगा जल से बाद में पवित्र किया जाता था। इस तरह की प्रथाएं थी। कहा जाता था कि चमड़े से, मांस से ये लोग डील करते हैं, पॉल्यूटेड कहा जाता था। बहुत भोगा उन लोगों ने, सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में कभी आ ही नहीं पाए। ना मंदिरों में उनका प्रवेश हुआ करता था, ना सार्वजनिक स्थानों में, पब्लिक प्लेसेस में उनको मौका दिया जाता था। वेद पुराण ग्रंथों का अध्ययन तो बहुत दूर की बात है, मौका ही नहीं दिया जाता था। एजुकेशन से लेकर के रिलीजियस फेस्टिवल, सोशल फेस्टिवल्स, इन सभी चीज़ों से उन्हें वंचित रखा गया। उस समय के समाज के जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे उनसे उन्हें वंचित रखा गया। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और उसका बेसिस क्या था? छुआछूत। ये छुआछूत। इंडिया जैसी सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन तो आया, हमने लंबा स्ट्रगल किया। देश के आज़ाद होने का भी आपको पता है एक सही समय ज़रूरी था। देश के आज़ाद होने का भी एक सही समय ज़रूरी था। सन 1900 में आज़ाद हुआ भारत कुछ और होता, लेकिन 1947 में आज़ाद हुआ भारत कुछ और था। उन 47 सालों में जो देश में स्ट्रगल हुई, जो आइडियोलॉजीज़ डेवलप हुई, जो कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, इकोनॉमी को लेकर के एक सेंसिबिलिटी डेवलप हुई फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट में, वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। गांधी ये जानते थे, भगत सिंह जानते थे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये सभी हस्तियाँ इस बात को तो अच्छे से जानती थी कि देश केवल आज़ाद होना ही ज़रूरी नहीं है, हमें अपने समाज में व्याप्त उन इविल प्रैक्टिसेस को भी ख़त्म करना ज़रूरी है। आज़ादी का महत्व तभी रहेगा। एक ऐसा आज़ाद देश जिसमें कि कई 100 सालों से ऐसी प्रथाएं चलती आ रही हैं, जिसने महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसने समाज के कितने बड़े वर्ग को केवल और केवल पिछड़ा वर्ग और दास्ता में परिवर्तित करके रख दिया, जिसे दलित वर्ग के तौर पर जाना जाता रहा। ऐसे भारत का कोई लाभ नहीं जो सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक वर्ग के लिए ही होगा। तो ऐसे में हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में ही एम्बेडेड था कि कैसे हम अपनी सोसाइटी को भी रीवैम्प करें, किस तरह से हम उसे ट्रांसफॉर्म करें टुवर्ड्स द इगैलिटेरियन सोसाइटी। ये हमारी फ्रीडम स्ट्रगल का ही पार्ट था। अब उसके मुताबिक चीज़ें उभर करके आई, लेकिन हम ये जान गए थे कि संविधान बन गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन समाज से इतनी आसानी से ये जाने वाला नहीं। समाज से इतनी आसानी से ये जाने वाला नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन
अपने इन्फोर्समेंट के साथ ही सभी को इक्वल स्टेटस अकॉर्ड करने की बात करता है। इनफैक्ट 26 नवंबर 1949 से ही इलेक्शन का जो प्रोविज़न है और सिटीजनशिप का जो प्रोविज़न है वो इंक्लूड कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और सिटीजनशिप जो है भारत को दी गई, उसमें जो शर्तें रखी गई उसमें कहीं भी आप देखिए जेंडर और बाकी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, कास्ट इस तरह के महत्व नहीं नज़र आ रहे। इलेक्शन में आपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम अपनाया। ये सब इसीलिए किया जा रहा था कि अभी तक जो एक वंचित था वर्ग था उसको एक सम्मान देना, उसकी डिग्निटी को रीइंस्टेट करना है, तभी इक्वलिटी का भाव महसूस होगा, देश का लाभ तभी होगा। अब इसकी वजह से जो कुरीतियाँ समाज में हैं उनको जो स्टेट कर सकता है वो तो स्टेट ने दिया, वो वोटिंग का राइट दे सकता था उसने दे दिया, समझ आई। अब समाज में जो है इसको स्टेट कैसे खड़ा हो जाएगा हर जगह पे? आप ऑफिसर तो अपॉइंट नहीं कर सकते हर जगह पर, तो उसके लिए फिर कुछ राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के जिन्हें इंश्योर किया गया, उसमें आप अपने राइट्स को एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, 15, 16, 14, 15, 16 का लाभ यदि आपको चाहिए तो 14 बात कर रहा है राइट टू इक्वलिटी, है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑन पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक अपॉइंटमेंट। ये कैसे होगा यदि अनटचेबिलिटी है? ये सब हमने कर दिया, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो छुआछूत कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? और छुआछूत पे हमने कानून ही नहीं बनाया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आपने दे दी, किसी को अपॉइंटमेंट कर दिया, लेकिन छुआछूत का कोई कानून नहीं, छुआछूत का कोई अधिकार भी नहीं। तो उसके साथ तो समाज के लोगों ने ही उस दफ्तर के अंदर छुआछूत करनी है, और वो पर्सन अपनी पोजीशन पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि रहना तो अक्सर उसे उसी समाज में है, काम तो वहीं पर करना है। तो इस कुरीति को भी दूर करने के लिए काम करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसे फंडामेंटल राइट में ही डाल दिया, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें कई चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन यहीं पे ही नहीं रुका। इसे सिर्फ और सिर्फ एबोलिश करना तो एक मॉरल कमांड हो जाती कि आपने मॉरल कमांड दे दी कि भाई अनटचेबिलिटी एबोलिश है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रावधान भी लाने ज़रूरी थे। तो ये इस प्रैक्टिस को फॉरबिड करता है। एबोलिशन का मतलब ये ऐसे फॉरबिड करता है। पहले तो स्टेट ने बीइंग अ स्टेट कोई रिलीजन नहीं अपनाया, तो हमने सेकुलर स्टेट होने का तमगा लिया। फिर स्टेट ने प्रूव किया कि हम बीइंग अ स्टेट में अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता हूँ, अनटचेबिलिटी एबोलिश हो गई, ये स्टेट के लेवल पे हो गया। स्टेट ने आगे बढ़ करके उसे फॉरबिड किया, रोका कि अब कोई कर नहीं पाएगा ये। एबोलिश के बाद फिर फॉरबिड किया, रोका कि अब कोई कर नहीं पाएगा, और अगर कर रहे हैं फॉरबिड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, और अगर कोई कर रहा है द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शेल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। उसको ऑफेंस भी बनाया, फिर वो पनिशेबल ऑफेंस है। तो पहले तो इसे एबोलिश किया, फिर से फॉरबिड किया, और इसको ऑफेंस बनाया, पनिशेबल ऑफेंस बनाया है, और वो लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। और लॉ आर्टिकल 35 के तहत पार्लियामेंट बनाएगा। लॉ बनाने की शक्ति आर्टिकल 35 के तहत पार्लियामेंट को दी गई, और पार्लियामेंट ने उसके तहत कानून बनाए भी। 1955 में द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट आया, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट। लेकिन यहाँ पर अनटचेबिलिटी वर्ड को महत्वपूर्ण बना दिया, इसकी वजह से दायरा सीमित हो गया। धीरे धीरे देखा कि अनटचेबिलिटी के तो कई वर्जन्स हैं, कई फॉर्म्स हैं, कैसे समझ आएगा? तो उसके लिए फिर 1976 में नाम बदला, अमेंडमेंट हुआ, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। अब देखिए वहाँ पे अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट है, यहाँ पर वर्ड अनटचेबिलिटी कहीं नहीं है, सिविल राइट्स आ गया, और यहाँ पर प्रोटेक्शन अब प्रोटेक्शन की तरफ ज़्यादा आ गया। मतलब अब स्टेट प्रोएक्टिवली वर्क कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस होने पे नहीं आएगा। पहले एग्जीक्यूशन कब हो रही है, जुडिशरी कब आ रही है, स्टेट कब रोल प्ले कर रहा है? जुडिशरी यहाँ एक गवर्नमेंट का ऑर्गन है, और वो एक्सप्रेस कर रही है स्टेट की विश को, विल को। तो पहले कब हो रहा है? जब ऑफेंस, जब तक ऑफेंस नहीं है तब तक तो कुछ भी नहीं हो रहा। और मामला है अनटचेबिलिटी का, तब नैरो हो गया, इंटरप्रिटेशंस नैरो हो गई। अब मामला सिविल राइट्स का, सिविल राइट्स तो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव हो सकते हैं। मतलब आपके साथ सिर्फ मैंने छुआछूत की है, तुझको कहा है कि उधर हो छुआछूत, तो पहले ये था। लेकिन आपके साथ इस छुआछूत के बर्ताव की वजह से आप पानी नहीं ले पा रहे, आप नौकरी में नहीं जा पा रहे, आप पढ़ लिख नहीं पा रहे, आप स्वतंत्रता से अपनी बातें बोल नहीं पा रहे, आप सभा ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे,
कुछ नहीं कर पा रहे, ये सारी डिसेबिलिटीज अराइज हुई हैं ड्यू टू अनटचेबिलिटी। ऐसी कोई भी डिसेबिलिटी अगर अराइज हो रही है तो ये तो कवर करनी जरूरी थी कि नहीं। अनटचेबिलिटी इतने सारे आपके सिविल राइट्स को हनन कर रही थी, तो फिर सिविल राइट्स वर्ड डालना जरूरी था। और पहले मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट हो रहा हूँ जब ऑफेंस हो रहा है, लेकिन अब मैं प्रोटेक्शन में खड़ा हूँ कि इनफैक्ट मैं आइडेंटिफाई करूँगा कि कौन कौन से सिविल राइट बनते हैं और फिर आई विल ट्राई टू प्रोटेक्ट देम। सो इट इज़ अ पॉजिटिव लेजिस्लेशन, सॉरी बैठ जाइए प्लीज़, इट इज़ अ पॉजिटिव लेजिस्लेशन, इट इज़ अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड वाइडर लेजिस्लेशन। फिर इसमें बदलाव हुआ 1989, देखिए SC/ST एक्ट, वो और कितना कॉम्प्रिहेंसिव, वो और उस पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेक्चर दूंगा, मतलब जुड़ेगा आजकल में उसमें, देखना अभी आकर के इस लिस्ट में, ओके। वो SC/ST एक्ट, तो इस तरह से ग्रोथ होती है, कंट्री की ग्रोथ होती है उस चीज़ को लेकर के। तो उसमें वो बता रहे हैं कि कैसे सिविल राइट का महत्व है, क्या है वो सिविल राइट। सिविल राइट एज एनी राइट एक्रूइंग टू अ पर्सन बाय रीजन ऑफ द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी खत्म हुआ, तो अनटचेबिलिटी जब था तो क्या क्या नहीं मिल रहा था उसको, मंदिरों में प्रवेश नहीं मिल रहा था, बावलियों से पानी लेना नहीं मिल रहा था, कुएं से पानी लेना नहीं मिल रहा था, बाकियों के साथ बैठ करके शिक्षा लेनी नहीं मिल रही थी, कितने ही अधिकार नहीं मिल रहे थे ना। अनटचेबिलिटी के ख़त्म होने से ये सारे मिलने शुरू हो गए ना, ये सारे सिविल राइट हो गए। जैसे अनटचेबिलिटी गया, ये एग्जिस्टेंस में आ गए, उसको बोला है कि सिविल राइट एज एनी राइट एक्रूइंग टू अ पर्सन बाय रीजन ऑफ द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ रही बात, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो फिर अब दायरा बढ़ गया, दैट्स इट। मैसूर हाई कोर्ट ने फिर इसको एक्सप्लेन किया, कुछ चीज़ें हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऊपर उत्पन्न होकर के आई, उसके कॉन्टेक्स्ट में करना पड़ा। तो मैसूर हाई कोर्ट ने ये फिर नोटिस में लाया, वो कहते हैं कि जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस एज इट हैड डेवलप्ड हिस्टोरिकली, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस एज इट हैड डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री। वो कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनटचेबिलिटी वर्ड लिखा है, इसका किसी भी तरह से लिटरल या ग्रामेटिकल मीनिंग वर्ड ना समझें आप इसे। अनटचेबिलिटी को लिटरल या ग्रामेटिकल वर्ड ना समझें, ये इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है। अब आप समझिए कि ऐसा क्यों दिया गया। तो वो इसलिए दिया गया है क्योंकि वो भारत के विषय में ठेठ है। इट इज़ टिपिकली कनेक्टेड विद द इंडियन कंडीशंस। तो इंडियन कंडीशन में अनटचेबिलिटी को समझना है तो फिर पीछे की ओर जाओ। तो पीछे की ओर जब जाओगे, सारी परिस्थितियों को देखोगे, तो समझ आएगा कि ये अनटचेबिलिटी कौन सी अनटचेबिलिटी है। कितने कोर्ट कितने सियाने होते, देखो कितने दिमाग लगाते, कहते उन्होंने डाला था, तुमने ध्यान से सुना नहीं, समझा नहीं, उन्होंने ऐसे करके डाला था। अगर ये लिटरल या ग्रामेटिकल अनटचेबिलिटी होता तो वो ये क्यों डालते, सीधा ही डाल देते अनटचेबिलिटी, जैसे स्लेवरी। लेकिन ये इंडियन सॉइल में ये यूनिक कैरेक्टर रखता है। अब उस तरफ जाओ और उसको देखो अनटचेबिलिटी को, तो फिर जो पीछे से होता आ रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में इसको इंटरप्रेट करना है। तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में तो ये हमें पता ही है, जो जो आपके साथ डिसेबिलिटीज़ जोड़ दी गई थी अनटचेबिलिटी की वजह से, तो वो यही कह रहा है कि अनटचेबिलिटी एक प्रैक्टिस है एज इट हैड डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री। इसको हिस्टोरिकल सेंस में ज़्यादा इंटरप्रेट करो। और वो क्या है, सोशल डिसेबिलिटीज़ इम्पोज्ड ऑन सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन्स बाय रीजन ऑफ देयर बर्थ इन सर्टेन कास्ट। हिस्टोरिकली फिर हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी क्या है कि कुछ कास्टों में जन्म होने की वजह से, आपका जन्म उस कास्ट में हुआ है, इसकी वजह से आपके ऊपर उन पर्टिकुलर क्लासेस के ऊपर कई तरह की डिसेबिलिटीज़ इम्पोज कर दी गई थी। समझ आ रही बात, कई तरह की डिसेबिलिटीज़ इम्पोज कर दी थी। मैसूर हाई कोर्ट का ये फैसला आया, तभी तो 1976 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स वर्ड आया है ना, तभी तो ये आया। तो मैसूर कोर्ट यही कहता है कि जरा अनटचेबिलिटी को लो पास्ट में जाके देखो, भारत की इतिहास में ये अलग मीनिंग रखता है। और उस हिसाब से देखोगे तो कुछ क्लासेस के ऊपर, कुछ पर्टिकुलर कास्ट में जन्म लेने की वजह से बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ लगा दी गई थी, इनको रोका गया था, ठीक है, उन्हें अपंग कर दिया गया था एक तरह से उन सारे काम करने से। उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वो कह रहा है कि हैंस, फिर इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखो ना, फिर वो कह रहा है हैंस इट डज नॉट कवर सोशल बायकॉट, hence it does not cover social boycott of few individuals or their exclusion from religious services etc. सामाजिक तड़ी पार हो जाता है कुछ लोगों का, सोशल बायकॉट हो जाता है फ्यू इंडिविजुअल्स का। आई बात समझ में। तो वो कह रहे हैं कि ये अनटचेबिलिटी का मतलब यहाँ पर जब इसको हमें समझना है
तो इसको ज़रा इस सेंस से समझो, ज़रा ध्यान से समझिए। जैसे कि मैं हूँ, मान लीजिए कि मेरा कुछ कृत्य ऐसा है, कोई काम, मेरे कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से मान लीजिए कि मेरा सामाजिक बहिष्कार हो रहा है। ध्यान से समझिए ज़रा, सामाजिक बहिष्कार आज की डेट में तो उसे एक पॉलिटिकल वेपन बना लिया है। जैसे कि मान लीजिए कि सेम गांव से ही लड़का लड़की ने विवाह किया है तो खाप पंचायतें उनका बहिष्कार कर देती हैं, तो सामाजिक बहिष्कार कर दिया। आई बात समझ में? होता है ना, ये आप देखते ही रहते हो ना, सोशल बाइकआउट कर दिया उसको, कहते हैं सोशली बाइकआउट कर दिया उन लोगों को। अब उनसे कोई मिलेगा जुलेगा नहीं, उनसे कोई बातचीत नहीं करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और भी बहुत सारे सेंस में ये केसेस आपको नज़र आते ही रहते होंगे कि जैसे मान लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि एक मूवी आई थी, बहुत ज़बरदस्त मूवी थी अनिल कपूर में। उसमें टेम्पल का जो दरवाज़ा है, ताला है, वो कोई खोल नहीं सकता था। टेम्पल का ताला जो है वो बंद हुआ था ड्यू टू द डिस्प्यूट, और अनिल कपूर ज़िद करता है तो उसका जो ड्राइवर होता है वो ताला खोल देता है, बाद में उसके अगले दिन हाथ काट दिए जाते हैं, है ना। तो इस तरह के हमारे कस्टम्स एग्जिस्ट करते रहे। तो उसमें सोशल बाइकआउट का कंसेप्ट एक एग्जिस्ट करता है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन अब ध्यान से समझिए कि जैसे मैं हूँ, मैं गांव का वासी हूँ। सपोज़ करो कि मैंने समाज के ख़िलाफ़ कुछ किया है ऐसा जो जेनुअनली ही गलत है, और समाज ने मेरा सामाजिक बहिष्कार किया, मेरा सोशल बाइकआउट किया। अब यहाँ पर मैं वहाँ पर अनटचेबिलिटी की दलील अगर लगाऊं कि मुझसे ये छुआछूत करते हैं, मेरा इन्होंने बाइकआउट किया हुआ है ना, जो नाई है वो मुझे सर्विस नहीं दे रहा है, जो धोबी है वो भी मुझे सर्विस नहीं दे रहा है, ये वर्ड्स बोलने हालांकि ऑफेंसिव माने जाते हैं। मैंने इन शब्दों का प्रयोग सिर्फ ऑन रिकॉर्ड इसलिए किया है कि आप उस सोशल बाइकआउट को समझें, क्योंकि नाई और धोबी ने भी इस बाइकआउट को झेला है, इसलिए ये वर्ड को ऑफेंसिव बनाया गया है। तो मान लीजिए कि नाई उसे सर्विसेज नहीं दे रहा, धोबी उसे नाई धोबी बंद हो जाता था ना, प्रोटेस्ट जब होते थे, क्योंकि सोशली बाइकआउट कर देते थे, तो उसको कोई सर्विसेज नहीं दे रहा, तो वो उस गांव में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। चला, तो वो कह रहा है मेरे साथ छुआछूत हो रहा है, आर्टिकल 17 को वो इन्वोक कर रहा है। यहाँ पे फिर कोर्ट कह रहा है, यहाँ पे आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी लिटरल या ग्रामेटिकल सेंस में नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी उन पर्टिकुलर क्लासेस की बात कर रहा है जो क्लासेस हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड रही हैं बहुत सारे बेनिफिट से, उनको डिसेबल बना के रखा गया क्योंकि उनका जन्म जैसे उन कास्ट में हुआ। जैसे शूद्रास के विषय में बात हो रही है ये खास तौर पर, आई बात समझ में? ब्राह्मणास के विषय में बात नहीं हो रही, क्षत्रिय के विषय में बात नहीं हो रही, शूद्रा के विषय में बात हो रही। बात क्लियर हुई? अनटचेबिलिटी उस सेंस में। तो इसी कंसेप्ट में कई तरह की आज की डेट में रिलीजियस सर्विसेज हैं। मानिए कि टेम्पल मैनेजमेंट हो रहा है, सपोज़ कीजिए टेम्पल का मैनेजमेंट चल रहा है, टेम्पल मैनेजिंग कमेटी है कोई, या मान लीजिए कि जैसे गुरुद्वारा, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है ना, ज़रा ध्यान से समझो। अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, तो वो तो मुझे मतलब इस स्वरूप में तो मुझे बनाएंगे नहीं, समझो इस बात को। तो मुझे परिवर्तित होना पड़ेगा, क्योंकि वो एक रिलीजियस बॉडी के तौर पर काम कर रही है और उन्हें रिलीजियस श्राइन्स मेंटेन करना है, उन्हें गुरुद्वारा मेंटेन करना है। अब वो मुझे नहीं बना रहे हैं मेंबर, या मान लीजिए मेरे कुछ ऐसे कृत्य हुए, मान लीजिए मैं उसका मेंबर था और सपोज़ कीजिए कि मैंने केस कटा दिए और मैंने क्लीन शेव करा लिया और उन्होंने मुझे सर्विसेज से एक्सक्लूड कर दिया, तो वहाँ पर अब अगर मैं आर्टिकल 17 इन्वोक करा दूँ कि इन्होंने मेरे साथ छुआछूत की है, इन्होंने मेरे साथ भेदभाव किया, छुआछूत की है, तो वो पे कोर्ट कह रहा है कि फ्यू इंडिविजुअल्स को अगर किसी तरह की रिलीजियस सर्विसेज से बाहर किया जा रहा है, सोशल बाइकआउट, ये आर्टिकल 17 का अनटचेबिलिटी ये इस सेंस में नहीं इन्वोक होगा। ये आर्टिकल 17 का अनटचेबिलिटी को हिस्टोरिकली देखो, ये इन्वर्टेड में है। हिस्टोरिकली मेरे साथ ऐसी कोई भी अनटचेबिलिटी हुई नहीं है। मैं तो मेंबर था उस बॉडी का, मैं तो मेंबर था, मैंने कुछ ऐसा किया है जो अब वो बॉडी मुझे अपना मेंबर नहीं रख सकती, या मैंने रहत मर्यादा की पालना नहीं की है ना। तो अब वो गुरुद्वारा, जो पूरा गुरुद्वारा प्रेमाइसेस है, उस गुरुद्वारे प्रेमाइसेस में मैंने कोई ऐसी घटना घटित कराती है, समझिए, को मैंने ऐसी अशोभनीय कर्म कर दिया, तो पूरे गुरुद्वारे के भीतर जो पूरा सिख समाज है वो मुझे और मेरे साथी को उठा करके बाहर कर देगा। समझ आ रही बात? वो बाहर कर देगा। अब वो फ्यू इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स को वहाँ से अलग किया जा रहा है, वो सिख समाज वहाँ पर कह रहा है कि इनका हम बहिष्कार करते हैं क्योंकि इन्होंने मान लीजिए कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की प्रशस्तियों को इन्होंने जलाया या कुछ भी किया है, इन्होंने आहत की हमारी भावनाएं, हम इनको बाहर कर रहे हैं इनको। तो या फिर किसी को रिलीजियस सर्विसेज से हम निकाल रहे हैं, नहीं रखना हमें इसको, ये नहीं समझ रहा हमारे रिलीजियस कर्म कांड को, इस सिस्टम को, वहाँ पे अनटचेबिलिटी इन्वोक नहीं हो रहा है, वहाँ पे अनटचेबिलिटी इन्वोक नहीं हो रहा है। इतनी देर से बस इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि कोर्ट क्या कहना चाह रहा है।
अदरवाइज़ ये लाइन आपको बुक में कभी समझ आनी नहीं थी कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, और आपको बड़ा हर्ट और बुरा फील होना था। सोशल बाइकआउट किसी का कैसे कर सकते हैं? अब गुरुद्वारा प्रीमाइसेस में उसने कुछ ऐसा किया है तो आप तो सब खुद मिल के कहेंगे कि इसको करिए। जैसे एक लड़की ने वहाँ पे टिकटॉक वीडियो बनाया था, तो आपने देखा होगा कि एसजीपीसी ने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की थी और एफआईआर भी हुआ था, है ना। तो वहाँ पे टिकटॉक बनाना अलाउड नहीं है, क्योंकि उनकी मान्यताएं हैं, उनकी कुछ वो आपने भंग कर दी वहाँ पर। और मान लीजिए कि वो अगर रिपीटेडली, और उसको कहा भी था कि गुरुद्वारा प्रीमाइसेस के आसपास वो अंदर नहीं आ सकती, मान लीजिए अगर वो रिपीटेडली ऐसा कर रहे हैं, तो फिर वहाँ का सिख समाज उनका बहिष्कार कर देगा कि आप गुरुद्वारा यार नहीं आएंगे, क्योंकि आप जहाँ भी यहाँ आते हैं आप इस तरह से उनकी मान्यताओं को भंग करते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो लड़की या लड़का है, ये अनटचेबिलिटी की दुहाई दे के कोर्ट नहीं जाएगा। आई बात समझ में? और अनटचेबिलिटी की दुहाई दे करके वो कोर्ट वहाँ पर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अनटचेबिलिटी में हिस्टोरिकली वो कवर ही नहीं हो रहे हैं ना। वो तो अच्छे भले सिख समाज के अच्छे भले वर्ग से आ रहे हैं, और अल्टीमेटली उन्होंने यहाँ पर मिस्टेक की है, भावनाएं आहत की हैं। बात समझ में आ रही है? इतनी ही सी बात वो समझाना चाह रहे हैं। ओके, ये है। तो ये अब लाइन दोबारा पढ़ता हूँ कि अनटचेबिलिटी इज ए प्रैक्टिस एज इट हैड डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री. Social disabilities imposed on certain classes of persons by reason of their birth in certain caste. रीज़न, वजह और कारण, मैंने आर्टिकल लिखने से पहले पूछा था कि वजह कारण का अंतर क्या है, तो वही है कि इस आर्टिकल में रीज़न शब्द प्रयोग बहुत हुआ। तो बाय रीज़न वो डिसेबिलिटीज़ उनसे जुड़ी थी, रीज़न ये था कि उनका सर्टेन कास्ट में बर्थ हुआ, इसकी वजह से। हेंस इट डज नॉट कवर, साफ साफ बोल रहा है कोर्ट, हेंस इट डज नॉट कवर सोशल बायकॉट ऑफ अ फ्यू individuals or their exclusions from religious services etc. ओके, अब इसके लिए पनिशमेंट भी हो सकती है, आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, पनिशमेंट के फॉर्म में आपको सेंटेंस भी मिल सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है, फाइन भी लग सकता है, दोनों। या तो सेंटेंस लग सकता है या फाइन लग सकता है, या सेंटेंस फाइन दोनों लग सकता है, ये दोनों प्रावधान है। कितना है कितना नहीं, जाके आईपीसी पढ़ना, ओके, वो सब पढ़ना, वो आपका तैयारी का हिस्सा नहीं है, वो बढ़ता रहता है, 500 800 बढ़ के 1200। अब पूछो सर इसमें 1200 लग रहा था, उसमें 1300 लग रहा है, इसमें कितना लग रहा है? बेटा वो आईएएस में नहीं होता है, 1300 लग रहा था, इतना ध्यान रखो पेपर क्या है। दूसरा ये है, ये मेन बात है। अब अनटचेबिलिटी को कोई प्रमोट कर रहा है, अनटचेबिलिटी के मामले में कन्विक्टेड है कोई पर्सन, ध्यान से समझो, लिटरली छुआछूत फैला रहा था। और हम कौन सी डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट कर रहे हैं? इनडायरेक्ट, जिसमें हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन चुन करके अपन भेजते हैं, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं वहाँ पर। ऐसे में कोई ऐसा आदमी चुन करके जाना चाहिए जो छुआछूत को प्रमोट करता है, तो वो तो एक तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर हैं उनके आइडियल्स को ही रौंद रहा है वो आदमी। तो उन्होंने तो इतनी मेहनत से इसे फंडामेंटल राइट में डाला, अनटचेबिलिटी को ख़त्म, और इसमें एक सुर में खड़े थे अंबेडकर और नेहरू और वल्लभ भाई पटेल कि हाँ ये इसको जल्दी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये प्रपोजल था कि अनटचेबिलिटी वर्ड को घुसाओ इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और इसको एबलिश करो, आर्टिकल 17 बनाओ इसका। आई बात समझ में? तो वो तो ख़त्म करना चाहते थे इस कुरीति को। और गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा कि हिंदुओं का सबसे बड़ा सिन ये जो उन्होंने अनटचेबिलिटी प्रमोट कर दी है, ये सिन होगा हिंदुइज़्म का सबसे बड़ा। आई बात समझ में? तो ये सिन है एक तरह से उनका। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखा जाए तो वो बंदा कैसे चुन करके जा करके बैठ सकता है यार, जो कन्विक्टेड है छुआछूत के मामले में। मैं नहीं कह रहा एफआईआर चल रही है, मैं नहीं कह, वो कन्विक्टेड है एफआईआर छुआछूत के मामले में। तो ऐसे में वो साफ साफ लिखा है, अ पर्सन कन्विक्टेड of the offense of untouchability is disqualified for election to the parliament and or state legislature। समझ आई बात? समझ, वो डिस्क्वालीफाइड है पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के लिए जिसके ऊपर छुआछूत का, जिसको छुआछूत के मामले में कन्विक्टेड है। ओके, अब कौन कौन से ऑफेंसेस इसके अंदर कवर हो जाते हैं, एक एक लाइन में पढ़ के बताता हूँ, साथ साथ समझा दूंगा। ये आ जाता है अनटचेबिलिटी में, प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप और फ्रॉम वर्शिपिंग देयर इन। किसी को पब्लिक वर्शिप के प्लेस में एंटर होने से रोकना, जैसे मान लीजिए, और सिखों ने तो इसके ऊपर चाबियों का मोर्चा किया हुआ है यार। मैंने सारा आपको पढ़ाया फ्रीडम स्ट्रगल में क्या था, एसजीपीसी का गठन ही क्या हुआ है, 1924-25 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट जो आया, क्या रीज़न क्या था कि हम जो मजहबी कास्ट के लोग हैं उनको गुरुद्वारों में एंटर नहीं होने दे रहे थे, महंत एंटर नहीं होने दे रहे थे। तो फिर उनको एंटर करवाने के लिए तो सारी मूवमेंट शुरू हुई थी वहाँ पर अमृतसर में, उनको एंटर कराने की मूवमेंट नहीं था,
तो पब्लिक प्लेसेस में एंट्री किसी तरह से भी रुकनी नहीं चाहिए इस बेस पे कि अनटचेबिलिटी है। समझ, वो उस गुरुद्वारे में जाकर के उस गुरुद्वारे की मान्यताएं मर्यादाएं नहीं मान रहा, वो वहाँ जा कर के पटका नहीं धारण कर रहा, चुन्नी नहीं ले रहा, मान्यताएं नहीं मान रहा, तो फिर उसको अगर वहाँ से बाहर कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो वो अनटचेबिलिटी नहीं है। समझ आई बात? अनटचेबिलिटी बाय रीज़न ऑफ बर्थ इन सर्टेन कास्ट है कि वो चुन्नी ले करके आए हैं, मर्यादा करके आए हैं, लेकिन उनको एंटर नहीं होने दे रहे, पूछ रहे हैं जात कौन सी, और बता रहे हैं ये कि तो तुम्हारा निषेध है, तुम नहीं आ सकते। ऐसे ही होता था ना कि फ़लानी जात के लोग नहीं आ सकते, तो ये वो अनटचेबिलिटी है। तो वही कह रहे हैं इसी बेसिस पे पब्लिक वर्शिप के किसी प्लेस पे आप एंट्री रोक नहीं सकते, और वहाँ पर एंट्री उसके अंदर वर्शिप से रोक नहीं सकते। समझ आई? जैसे एंट्री करा दी, मतलब किसी तरह से एंट्री हो गई, लेकिन कह रहे तो पूजा अर्चना नहीं करोगे वरना अपवित्र हो जाएगा। वो एंट्री क्यों की? उसने घूमने फिरने के पर्पज़ से की, तो एंट्री कराने तक भी। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मैंने अभी सारा कंसेप्ट इसका एक्सप्लेन किया, अब इसकी टेक्निकलिटीज़ को भी समझ लेते हैं। क्या कहता है? ऐसा है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एंड मेक्स 4 प्रोविजन इन दैट रिगार्ड। कौन कौन से हैं? इट प्रोहिबिट्स द स्टेट को प्रोहिबिट किया फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल ऑन एनी बडी वेदर अ सिटीज़न और अ फॉरनर। तो देखिए इसमें सिटीज़न और फॉरनर दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। आप कोई भी टाइटल कॉन्फर नहीं कर सकते किसी पे एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। मिलिट्री और एकेडमिक, आई बात समझ में? इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप देखें विदेशों से लोग हमारे देश में आते हैं, डॉक्टरेट की उपाधि दे देते हैं हम उन्हें, है ना। और महेंद्र सिंह धोनी और इस तरह के प्लेयर्स को, चाहे आप देखें आर्मी और एयरफोर्स में पोजीशंस दे दी जाती हैं, ऑनरेरी पोजीशंस होती हैं ना। अच्छा, फिर आपने सुना होगा शाहरुख खान भी बाहर गए, उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। अच्छा, कभी शाहरुख खान ऐसे दुबई गए हों और उन्हें वहाँ पर शेख, सुल्तान, नवाब की कोई उपाधि सुनी, या देने वाले तो देना चाहते होंगे, उन्होंने कभी ली? शेख, सुल्तान, रज़ा खान, शाहरुख खान, ऐसा कुछ सुना नहीं? ऐसा हो नहीं सकता। दिल तो कई बार कर भी जाता होगा कि मैं ले ही क्यों ना लूँ, पर ऐसा हो नहीं सकता। विदेशी धरती पे भी जान नहीं छोड़ेंगे उनकी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो दुनिया में कहीं वो नागरिक भारतीय हैं, पासपोर्ट इंडियन है। तो जब फंडामेंटल राइट सिर्फ राइट्स ही नहीं देते, भारतीय नागरिक होने के नाते जब आपको इतने अधिकार मिले हैं, तो फिर उन्हीं राइट्स के अंदर कुछ दायित्व भी हैं कि कुछ चीज़ें फिर आप ले भी नहीं सकते किसी से। ये ऐसा है बिल्कुल कि ये अगर मुझसे ले रहे हो तो किसी और से लेने नहीं दूंगा। तो फंडामेंटल राइट तो एक लवर के जैसे ही हैं, आशिक की तरह ही हैं, कि जब मैं तेरे साथ हूँ, फिर तो किसी और के साथ हो भी नहीं सकता। इट्स वेरी क्लियर है कि नहीं? तो वो भी वही कह रहे हैं कि अगर हम तुम पे कोई टाइटल नहीं कॉन्फर कर सकते, तुम भी बीइंग इंडियन सिटीजन बाहर जाके किसी मुल्क से कोई टाइटल